क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर परमाणु संरचना में कुछ लास्ट टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर में बचे हुए हैं, आज हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा नोड तथा नोडीय तल। नोड तथा नोडीय तल से क्या तात्पर्य? किसी परमाणु में उपस्थित उस बिंदु को जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का पाया जाना संभव न हो, उसे नोड कहते हैं। इसी प्रकार वो तल या सरफेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे नोडल तल कहते हैं। किसी भी परमाणु में उसका नोड दो प्रकार का होता है। नोड का पहला प्रकार है कोणीय नोड और दूसरा प्रकार है त्रिज्यक नोड। किसी भी परमाणु में हम इन नोडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं? एक्चुअल में नोडों की संख्या क्वांटम नंबर्स से ज्ञात होती है। किसी पदार्थ में, उसके किसी परमाणु में, किसी ऑर्बिटल के लिए कोणीय नोडों की संख्या दिगंसी क्वांटम संख्या L के बराबर होती है। यानी जब आप क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करते हैं तो आप N, L, M और S को निर्धारित करते हैं। L यानी दिगंसी क्वांटम संख्या का नंबर कोणीय नोडों की संख्या होती है। जब हम त्रिज्यक नोडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो इसके लिए N-L-1 का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वांटम संख्याओं के निर्धारण में जो हमें मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंसी क्वांटम संख्या प्राप्त होती है, उनके अंतर में से एक घटाने पर। अब इसी प्रकार नोडों की कुल संख्या, नोडों की कुल संख्या, नोडों की कुल संख्या का निर्धारण इस प्रकार होता है कि अब जैसे कि आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया मान, तो इसे आपको जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कोणीय नोड L प्लस N-L माइनस 1, L कैंसिल, तो संख्या आती है N-1। यानी इन प्रकारों का प्रयोग करके हम नोड और नोडीय तलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब बारी आती है कि परमाणुओं में जो कक्षक निर्मित होते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो आपको पता है S, P, D और F प्रकार के कक्षक निर्मित होते हैं। S कक्षकों की आकृति गोलाकार है। P कक्षकों की आकृति डंबल के आकार की है, यानी इस प्रकार की। अब इसे हम P की कैटेगरी के हिसाब से Px, Py और Pz में बांटते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y है और ये z। तो इस प्रकार से ये कक्षक कहलाएगा Px, ये कहलाएगा Py और ये कहलाएगा Pz। जिस प्रकार से त्रिविमीय संरचना है, उस प्रकार से इसका निर्धारण किया गया है। ठीक इसी तरह D में कुल ऑर्बिटलों की संख्या होती है 5, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। इसमें 3 होती है तो यहाँ पर आपने 3 बना लिए। इसमें 1 होता है तो यहाँ 1 संरचना बनी है और यहाँ पर होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक, तो D की आकृति द्विडंबल के आकार की है।
यानी उसमें दो डंबल की आकृति मौजूद रहती है और उन आकृतियों के परिवर्तन से, यानी एक्चुअल में इसकी आकृति सदा इस प्रकार की है। अब इनके आकार में होने वाले परिवर्तन से हम d ऑर्बिटल के कौन कौन से भाग प्राप्त कर सकते हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dyz, dz स्क्वायर, dxz और dxy। एक्चुअल में जब हम d के लिए निर्धारण कर रहे होते हैं तो हम इस प्रकार से उसे 5 कक्षकों में बांटते हैं। अब इन 5 कक्षकों में बांटने का मतलब है कि +2, +1, 0, -1 और -2 ये इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान है। तो सबसे पहले आता है dxy, फिर dxz, उसके बाद dz स्क्वायर, उसके बाद yz और उसके बाद x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यानी इस वाले कक्षक को dxy, इस वाले कक्षक को dxz, इस वाले कक्षक को dz स्क्वायर, इस वाले कक्षक को xy xz यानी कि yz और इस वाले कक्षक को dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यदि ये चीज आपको स्पष्ट ना दिख रही हो तो इसे आप अपनी कक्षकों की आकृति वाले अवयव में अगर बुक से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। इनके आधार पर ही नोडों की संख्याओं का निर्धारण भी किया जाता है। F कक्षक n बराबर 4 से प्रारंभ होते हैं। F कोष में 7 F कक्षक होते हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए कोई दिशात्मक प्रचलन अभी तक लाया नहीं गया है। हाँ, एक समूह को उसकी संरचनाओं के आधार पर परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। 1F, 2F, 3F कक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, आकृति थोड़ा जटिल हो जाती है। आकृति जटिल हो जाने का मतलब है कि जिस प्रकार 3 में डंबल, 5 में द्विडंबल, तो 7 में एक और आकृति समायोजित हो जाती है, लेकिन उसका P जैसी संरचना के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसे भी हम x, y और z में ही बांटते हैं, लेकिन इनकी संरचनाओं के आधार पर यह परिवर्तित होकर ऐसे 7 अवयवों में बंटते हैं जिनके लिए कोई स्पष्ट प्रारूप अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। आगे हम लोग देखते हैं अपभ्रष्ट कक्षक, यानी अपभ्रष्ट कक्षक किन्हें होते हैं? किसी उपकोष के कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं तथा समान ऊर्जा के कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। मतलब ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान हो तो उन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। किसी np उपकोष में np x, np y, np z अपभ्रष्ट कक्षक हैं। nd उपकोष में इसी प्रकार। उदाहरण के लिए अगर कोई d कक्षक आयन के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में 2 समूहों में विभक्त हो जाते हैं और उनकी ऊर्जाएं समान रहती हैं तो उन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम बहुत ही साधारण प्रकार का नियम है। इस नियम का कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए
और उनकी क्वांटम संख्याओं का निर्धारण किया। यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर ये 3D उपकोष हो तो इसके लिए n बराबर 3 होगा और d के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या L का मान 2 होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान +2 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान +1 है, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या दोनों के लिए ही +1/2 है। तो अब आप देखिए, अगर चारों क्वांटम संख्याओं का मिलान करेंगे तो यहाँ पर आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। तो यही पाउली का अपवर्जन नियम कि किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं। परमाणुओं के उपकोषों में ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जिसे हम ऑफ-बाउ नियम कहते हैं। ऑफ-बाउ नियम यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे जब भी कभी आप कोश का ऊर्जा क्रम देखते हैं तो, और जब भी कभी आप उपकोश का ऊर्जा क्रम देखते हैं तो, यानी कोश के ऊर्जा क्रम में आपको गिनती हमेशा 1 से 4 की ओर जाती दिखती है और उपकोशों के क्रम में हमेशा आपको sp-df के क्रम में जाती हुई दिखती है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा d उपकोष p के बाद ही आएंगे अथवा f उपकोष हमेशा d के बाद ही आएंगे। इसके लिए भी एक नियम निर्धारित है जो अभी आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट नियम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। मैंने आपको क्वांटम संख्याएं बताते हुए एक चीज बताई थी कि आपको हमेशा सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरित करना। जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरित नहीं हो जाता तब तक उनका युग्मन प्रारंभ नहीं होता। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यही है कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। साथ ही यह विशेष बात है कि जब तक आप इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करेंगे तब तक इनका स्पिन सभी के जो दैशिक प्रवृत्ति है वो ऊपर की ओर है, यानी सभी के लिए s का मान +1/2 है। जब आप इन्हें युग्मित करना प्रारंभ कर देते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की दैशिक प्रवृत्ति नीचे की तरफ होती है, यानी तब s बराबर -1/2 हो जाता है। अब जैसा कि अभी कहा गया कि कौन सा कक्षक पहले भरेगा और कौन सा कक्षक बाद में, कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरा जाता है जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, 4s और 3d। इन दोनों में से पहले कौन आएगा ये डिपेंड करेगा n+l के मान पर। ध्यान दीजिएगा, n बराबर 4, l बराबर 0, n बराबर 3 और l बराबर 2। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 + 0 बराबर 4, 3 + 2 बराबर 5। तो ये मान छोटा है, यानी ये पहले भरा जाएगा और ये बाद में। जबकि क्रम के हिसाब से d को पहले आना चाहिए और 4s को बाद में, जैसा कि यहाँ लिखा गया। इसी तरीके से कुछ अन्य कोशों के लिए भी यही नियम लागू होता है। जैसे हम ले लेते हैं 3d ले लेते हैं, 4p ले लेते हैं। 3d के लिए n बराबर 3 है और l बराबर 2 है।
4p के लिए n बराबर 4 है और l बराबर 1। दोनों को जोड़ने पर 5 आ गया। अब बराबर संख्याएं हैं तो हमेशा उस उपकोष को पहले भरिए जिसके लिए n का मान छोटा हो। कब? जब यह दोनों गिनतियां बराबर आ जाएं। यह नियम यहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों में भरने के क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। इसी नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का निर्धारण किया जाता है। हमारे चैप्टर परमाणु संरचना में परमाणु की संरचना और कोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम का निर्धारण, नोड या नोडीय तल, कक्षक की आकृति किस प्रकार की है, पाउली के अपवर्जन नियम का तात्पर्य क्वांटम संख्याओं का समान ना होना, और बाउ नियम का तात्पर्य हमेशा ऊर्जा के घटते क्रम में, यानी पहले अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर कम। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के भरने में कौन सा उपकोष पहले भरा जाएगा, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम द्वारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति। तो परमाणु संरचना में जो भी मुख्य टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से